वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपका दोस्त हमदर्द मोहम्मद समद एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो के साथ। और आज हम फिर से एक चैप्टर कर रहे हैं और जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। और ये थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब ये सिर्फ नोट्स फॉर्म में है। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको इस तरह पसंद आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट करें कि इस तरह के अगर नोट्स आप चाहें तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं पूरे चैप्टर्स को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, कमेंट करें कि हाँ, इस तरह के अगर मटेरियल चाहिए तो मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा आगे। तो इससे पहले भी है हमारा, मैंने एनसीईआरटी कवर किया है जिसमें अवर इन्वायरमेंट को कोशिश किया है पूरा करने का। लेकिन अभी क्या है, अभी हम इसको शॉर्ट में करेंगे, क्रैश कोर्स टाइप करेंगे इसका बहुत जल्दी से। तो अवर इन्वायरमेंट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर अवर इन्वायरमेंट है, चैप्टर नंबर है ये 15, क्लास है 10th। तो देखिए पहले इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी इन्वायरमेंट किसको कहेंगे, जो भी हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ है, जो भी हमारे आसपास है, वो सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती है, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक। और जो बायोटिक होगा वो लिविंग को कंसिडर किया जाएगा, लिविंग उसमें आएंगे सभी, और एबायोटिक में क्या आएगा, नॉन लिविंग आएंगे। ये बात हो जाती है इन्वायरमेंट की। अब क्या होगा कि बायोटिक और एबायोटिक ये जो दोनों कंपोनेंट है अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जो बायोटिक है यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही मिलकर के इकोसिस्टम को तैयार करेंगे। इज इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड देयर फूड विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब इन नेचर। यानी जो भी कोई इकोसिस्टम है में जो लिविंग कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे खाने के लिए, और वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर क्या बनाएंगे, फूड चेन बनाएंगे, और या फिर आगे चलकर वही क्या बना देंगे, फूड वेब बनाएंगे। नेक्स्ट है, ह्यूमन एक्टिविटी लीड टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। ये हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो हम इन डेली बेसिस पर एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आएंगी। तो ये चीज़ यहाँ 3 पॉइंट्स में 4 पॉइंट में कवर की गई है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, मैंने अभी बताया कि जहाँ पर नॉन लिविंग और लिविंग, देखिए ये ऑर्गेनिज्म, जो भी एक एरिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं यानी लिविंग कंपोनेंट है, वो अगर नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बना देगा, हमारा एक इकोसिस्टम बना देगा। अभी जो इकोसिस्टम है, ये देखिए एग्जांपल बताओ, जैसे फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, ये सब क्या हो जाएंगे, इकोसिस्टम हो जाएंगे। अभी इकोसिस्टम दो टाइप के दिए होते हैं, क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में कौन आएगा, जैसे फॉरेस्ट, लेक और ओशियन। आर्टिफिशियल में कौन आएगा, मैन मेड आएंगे। मैन मेड में जैसे क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम और गार्डन, ये क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएंगे। नेक्स्ट ये एक देखिए चार्ट, देखिए इससे आपको समझ में आएगा और ज़्यादा बेहतर कि जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक में जैसे एयर, वाटर और लैंड, और बायोटिक में कौन आएगा, बायोटिक में आएगा प्लांट और एनिमल। और प्लांट और एनिमल जो होंगे वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, या फिर डिकम्पोजर हो सकते हैं। अब जो कंज्यूमर हैं उनको भी डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट। इन 4 क्लासेस में कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है। देखिए अब इसमें देखिए एबायोटिक कंपोनेंट है, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएंगे, अभी जैसे हम बात कर रहे थे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी क्या आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन प्लांट हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी प्रोड्यूसर हो जाएंगे। और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोड्यूसर है क्योंकि प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना खाना ये बना सकते हैं खुद, तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर बन जाएंगे। ठीक है,
और ये क्या करेंगे, ओन फूड प्रिपेयर करेंगे यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस माने टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए प्लांट को क्या क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हो इनको, ठीक है। देखिए अब कंज्यूमर की बात आ गई, तो कंज्यूमर में सभी एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा। और किस पर कंज्यूमर किस पर डिपेंड करेंगे हमेशा, सबसे पहले प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर को डिवाइड किया गया हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट। देखिए हर्बीवोर कौन होंगे, जैसे गॉट और डियर, ठीक है। कार्निवोर कौन होंगे, जैसे टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनिवोर में भी इस तरह से जैसे ह्यूमन बीन आ जाएगा। ह्यूमन बीन क्या करते हैं, ओमनिवोर ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को और एनिमल को दोनों को अपना फूड बना सकते हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करें, जैसे लाइज, जू यानी कि, ठीक है। कुस्कुटा, कुस्कुटा का एग्जाम्पल क्या है, कुस्कुटा जो होती है इसको अमर बेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अमर बेल, ध्यान रहे बात, ठीक है। आपने देखा होगा अगर कोई आपने जब सड़क पर हम निकलते रहते हैं, सड़क पर जैसे मान लीजिए झाड़ी है, ठीक है, एक पेड़ की कोई झाड़ी है, उस पर क्या होगा कि उस पर क्या होता है, ग्रीन कलर की एक घास उस पर लिपटी रहती है, उसी को कहते हैं कुस्कुटा, ध्यान रहे बात। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स। डेड प्लांट को डिकम्पोज कर दें या फिर एनिमल को डिकम्पोज कर दें, उसी को क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। जैसे इसमें कौन इंक्लूड करेगा, बैक्टीरिया और फंजाइज। उम्मीद है यहाँ तक डिकम्पोजर तक बात समझ में आ गई होगी। डिकम्पोजर में कौन है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, देखिए जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये इन्वायरमेंट को यानी नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, उसको दोबारा से ऐसा मानिए कि रिप्लेनिश मतलब उसको दोबारा से नया हरा भरा कर देते हैं, ऐसा मानिए। चलिए नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन ये है जी कि फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की सीरीज है इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, दूसरे को खाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज फूड। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है जैसे ग्रास, ग्रास को डियर खाएगा और डियर को हिरन लाइन खा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक फूड चेन हो जाएगी। इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वर ट्रांसफर वेयर एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। देखिए इसको एक बार समझ लीजिए कि ट्रॉपिक लेवल क्या है। जैसे कि ग्रास है पहला ट्रॉपिक लेवल, डियर दूसरा ट्रॉपिक लेवल और जो लाइन हो जाएगा वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। ये कहलाते हैं ट्रॉपिक लेवल। या ट्रॉपिक लेवल का मतलब आप समझिए एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल किस लेवल पर कितनी एनर्जी मिल रही है, इसी को हम कह देंगे ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे है, देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है ये क्या है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी अगर ग्रास से लाइन की तरफ चल रही है तो इधर ही जाएगी, लाइन से ग्रास की तरफ कभी वापस नहीं आएगी, या डियर से ग्रास की तरफ कभी वापस नहीं आएगी। ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। इसका मतलब यानी कि जितनी भी हमारे पास सनलाइट आ रही है उसका सिर्फ 1% ही इस्तेमाल करेंगे जो प्लांट होंगे अपना खाना बनाने के लिए। अब 10% लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से सिर्फ दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% का ही इस्तेमाल होगा, 10% ही अपना एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो 90% यानी 90% जो एनर्जी होगी उसको अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए जैसे कि डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनके लिए वो ट्रॉपिक लेवल पर क्या कर लेगा, उसको इस्तेमाल कर लेगा। देखिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे इस ट्रॉपिक लेवल पर देखिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पर हमारे पास कितनी है 1000 किलो जूल है। अब प्रोड्यूसर पर इतनी है तो लेकिन जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर पर पहुंचेगी तो प्राइमरी कंज्यूमर पर कितनी हो गई 100 हो गई। 100 मतलब 1000 का 10%, जब 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रह जाएगा। तो 100 इधर आएगी, फिर इस तरह से 10, फिर इस तरह से 1। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल जैसे फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, लास्ट ट्रॉपिक लेवल इसमें टर्शरी कंज्यूमर दिखाया। तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल घटता जाएगा। ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी।
ये 10% और 90% वाली, यानी कि 90% का 90% का इस्तेमाल कर लिया जाएगा और 10% को आगे भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे ये बात। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें यहाँ से एग्जांपल देता हूँ कि जैसे प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के पास जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे, हार्मफुल केमिकल क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड या केमिकल कुछ भी इस्तेमाल किया गया प्रोड्यूसर को, यानी प्लांट को बचाने के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ फालतू की कुछ एक्स्ट्रा हमने पेस्टिसाइड उसमें डाल दिया हो जो कि हार्मफुल है, तो प्लांट उसको क्या करेंगे, वो सॉइल में पहुंच जाएगा। सॉइल में पहुंच जाएगा तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कौन खाएगा उसको, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। धीरे धीरे यहाँ जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल है इस पर जा कर के जो हार्मफुल सब्सटेंस है इनके एक्यूमुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आखिरकार है क्या। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हार्मफुल सब्सटेंस है इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन द फूड चेन दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाएगा। ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स get accumulated in human body as the human occupy the top level of the food chain। किसी भी फूड चेन की अगर हम टॉपिक लेवल में देखें, हाईएस्ट जो टॉप पर होगा वो कौन होगा, वो ह्यूमन होगा। इसीलिए ह्यूमन में हाईएस्ट एक्यूमुलेशन रहेगा ऐसे केमिकल्स का, वेस्ट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से उसको कोशिश करूँगा कि वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब क्या है कि देखिए जैसे प्लांट है, प्लांट पर रैबिट भी डिपेंड कर रहा है, माइस भी डिपेंड कर रही है, ग्रास हॉपर भी डिपेंड कर रहा है। ग्रास हॉपर पर कौन रह रहा है, एक जो है फ्रॉग रह रहा है। ठीक है, अब फ्रॉग, अब जो स्नेक है वो माइस भी ले सकता है अपने फूड में, फ्रॉग भी ले सकता है। अब जो ईगल है यानी कि जो बाज है वो क्या है, स्नेक को भी फूड बना सकता है, माइस को भी फूड बना सकता है, रैबिट को भी फूड बना सकता है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए। अब जब ये इंटरलिंक्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक फूड वेब की यानी जाल की फॉर्म ले लेंगे। क्या है ये, एक फूड, एक खाद्य जाल बन जाएगा, यानी फूड का एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को हम क्या देंगे, फूड वेब कह देंगे। इसमें जो सिंपल सी बात आएगी, इसमें सिंपल बात ये है कि बहुत सारी फूड चेन इसमें जॉइंट रहेंगी, जुड़ जाएंगी। लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए फूड वेब, यानी कि एक से ज़्यादा फूड चेन जो होगी वो इसमें जुड़ जाएंगी। यहाँ तक ये चैप्टर होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या क्या हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या हम अपने फ्यूचर में या अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंजेस द एनवायरनमेंट अराउंड अस, यानी हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन्वायरमेंट को चेंज करती रहती हैं, बदलती रहती हैं किसी न किसी तरह से। अब देखेंगे आप कि जहाँ जंगल हुआ करते थे, जहाँ बड़े बड़े फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं। तो ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में हमें इनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो लीड टू द पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। जैसे मैंने डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल बताया कि पेड़ों को काट करके वहाँ बिल्डिंग या फैक्ट्रीज लगाई जाती है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी जगह पर फॉरेस्टेशन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या कहती है कि जो ओजोन लेयर है ये क्या है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का। कहाँ से, अर्थ के चारों तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेडिएशन को ऑलमोस्ट वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कौन होता है, ओजोन लेयर होती है। यूवी रेडिएशन को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ऑफ द सनलाइट। जो भी सनलाइट से यूवी रेडिएशन आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ओजोन लेयर, thus protecting living beings from any health डिजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर से, भैया कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट,
इन सब चीज़ों से हमको बचाता है कौन? ओजोन लेयर। लेकिन अभी हो क्या गया कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंटली इज हायरी एट हायर लेवल एट द एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान रखना कि जो ओजोन लेयर होती है वो कौन से लेयर में मिलेगी? स्ट्रेटोस्फेयर में। इट इज़ डेडली पॉइजनस अराउंड एट ग्राउंड लेवल। अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पर ओजोन लेयर को देखें तो क्या करेगी? एक डिजास्टर, मतलब एक पॉइजनस केमिकल है हमारे लिए। देखिए ओजोन लेयर किस तरह से, यानी ओजोन का जो मॉलिक्यूल है कैसे फॉर्म होगा कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है जब वो हायर लेवल पर चले जाएंगे तो वहाँ पर जो यूवी रेडिएशन आएगा वो यूवी रेडिएशन इसको तोड़ देगा, यानी 2 एटम में तोड़ देगा। एक ऑक्सीजन को किस में? दो एटम में तोड़ देगा। अब ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ से टूटी है, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके क्या बनाएगी? ओजोन, यानी ऑक्सीजन एटम के 3 मॉलिक्यूल मिल करके ओजोन का फॉर्मेशन कर देंगे, ओजोन मॉलिक्यूल का। इस तरह से ओजोन लेयर फॉर्म हो जाती है। हो क्या गया है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है लगातार। कौन सी ईयर की बात है? ये 1985 की बात है, जब ओजोन लेयर को देखा गया। किस एरिया में देखा गया? एंटार्क्टिका में देखा गया। वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985 एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल। इसी जो थिकनेस हुई, इसमें जो एरिया हटा ओजोन लेयर का, इसको क्या कहा गया? ओजोन होल कहा गया। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये आखिरकार हो क्यों रहा है? दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, यानी कि कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को O3 को तोड़ देता है और वापस O2 में या ऑक्सीजन में रिलीज कर देता है। तो ये क्या है कि इस्तेमाल कहाँ होता था? CFC इस्तेमाल होता था रेफ्रिजरेटर में, एसीज में, फायर एग्जॉस्टर में और एरोसोल स्प्रेज में इस्तेमाल किया जाता था। किसका? CFCs का, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो उस दौर में यानी 1985 में क्या कहा गया कि इसको भैया बंद किया जाए। जब इस तरह की ओजोन होल हमको मिल गया तो उनके बाद में, ठीक है, कौन था? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये एक संस्था है, इसने क्या किया कि एग्रीमेंट किया टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन को बंद करने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया। और इस प्रोग्राम का नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल अगर किसी को पता हो तो ये कहाँ है क्योटो? ये कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में तो बताए, वरना मैं बता देता हूँ। क्योटो कहाँ है? एक जापान में एक जगह है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो क्योटो है, क्योटो एक जगह का नाम है। तो ये ध्यान रखना, ये जापान की जगह है, ठीक है। तो ये 1986 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ और उस दौर में फिर CFC जो रेफ्रिजरेटर्स आते थे उनका डिसमेंटल कर दिया गया कि इस तरह से हम इनका फ्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे फ्रिजेस का जो क्या करते हों CFC का रिलीज़ करते हों। अब देखिए गार्बेज डिस्पोजल होता है, गार्बेज का किस तरह से डिस्पोजल कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है रिजल्ट हो रहा है उसका क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है। किस चीज़ का? लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल का हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल तो अच्छी हो गई है लेकिन हम वेस्ट मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं। तो देखिए गार्बेज कितने टाइप के होते हैं इसी बेसिस पर? 2 टाइप के, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको हम आसानी से डिग्रेड कर सकते हों, कहाँ? सॉइल में दबा करके, मिट्टी में दबा करके आसानी से जिनको हम डिग्रेड कर दें, वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मिट्टी में दबा दीजिए और कुछ दिनों बाद उसकी आपको क्या मिल जाएगी? मतलब मिट्टी की फॉर्म मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन होंगे? जो मिट्टी में दबाने पर डिकम्पोज ना हो, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में अवेलेबल होते हैं। अब बताइए डिकम्पोज कौन कौन कर रहा है? डिकम्पोज करने के लिए 2 चीज़ें बताई थी मैंने डिकम्पोजर कौन? एक तो बैक्टीरिया और एक फंजाई, 2 चीज़ें बताई। अगर ये दोनों उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं उस केमिकल को, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएगा, अगर उस वेस्ट को ये दोनों ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं पाए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, ये सभी क्या हो जाएंगे? सभी कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
देखिए क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंजाइम्स को, विच डिकम्पोज मटीरियल्स, वो डिकम्पोज कर देते हैं मटीरियल्स को, बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज़ वाई एंजाइम कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटीरियल्स। ऐसा नहीं है कि हर एंजाइम, एक एंजाइम सारे मटीरियल्स को ख़त्म कर देगा जी। वो मान लीजिए बनाना पील को ख़त्म कर सकता है एक एंजाइम, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक को भी ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम इसको जो भी प्लास्टिक वगैरह है उसका कोई एंजाइम है नहीं, इसलिए वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। सब मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। पहला है बायोगैस प्लांट लगा दिया जाए। बायोगैस प्लांट मतलब एक तरह से एक गड्ढा खोद दिया जाए और वहाँ पर पूरा एक दौर में तो बायोगैस प्लांट का एक गवर्नमेंट भी एक तरह से योजना लाई थी। तो बहुत उस समय तो बहुत चला करते थे। आप 80s के दौर में 90s के दौर में देखेंगे तो बायोगैस प्लांट लगाए जाते थे, अब थोड़े कम हो गए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि काउडंग है, इस तरह के क्या होंगे, कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। अभी भी बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। अब बिल्कुल ये ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन अब क्या है, अब इनको संस्थाएं करती हैं और इनसे क्या होता है, खास करके ऐसे वेस्ट को रखा जाएगा जो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल। जैसे काऊ डंग है, तो काऊ डंग से अच्छी तरह से बायोगैस प्लांट बनाया सकता है। बेफेलो डंग हो, इस तरह से इसको बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या है, जो वाटर ड्रेन हो रहा है, जो नालियों में जो सीवेज निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसका ट्रीटमेंट करना, मतलब उसको सही से उसको बेहतर करना, ताकि वो जब वो वाटर बॉडीज़ में जा रहा हो तो उसको बेहतर, उसको उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं जो हार्मफुल कंपोनेंट है, मान लीजिए ये एक छोटी हमारे पास एक नाली है जिसमें गंदा पानी बह रहा और एक वाटर बॉडी है जहाँ पर इसका मिक्सिंग होगी, तो क्यों ना हम इसको इसमें इस वाटर बॉडी में जाने से पहले इसको क्या कर दें, ट्रीट कर दें केमिकल्स के थ्रू। और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के। तो अगर हम इसको ट्रीट कर देंगे, पहले ही वेस्ट मटेरियल को यहाँ छान लेंगे और यहाँ जब पानी पहुँचेगा, बेशक वो पॉल्यूटेड होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि उसको सारे के सारे जब वेस्ट मटेरियल जा रहे हैं उसको अगर हम यहीं रोक लेंगे तो हमारा ये जो वाटर बॉडी है ये बच जाएगी। ठीक है। लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में तो ये होगा, एक हमारी एक गड्ढा खोद लो, उस गड्ढे में क्या कर दो, जो भी सामान है उसको, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भरते रहो। लैंड फिलिंग में तो the waste material are buried in low lying areas and are composed by rolling with bulldozer। रोल कर दीजिए। कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग वही कि इसमें कंपोस्टिंग में क्या रहेगा, कंपोस्टिंग में वही है सिंपल वाला, ये गड्ढा खोदा जाए और इसमें अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डाल दिया जाए और उस पर मिट्टी डाल दी जाए, ये कंपोस्टिंग कहलाएगी। रिसाइकलिंग, रीयूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रिसाइकलिंग और रीयूज़ क्या है, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई सब्सटेंस है उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, रिसाइकिल के प्रोसेस में लगाया जाए, तो ये अच्छा रहेगा उसका। यानी जो भी रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है उनसे हम दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं बना करके। रीयूज़ क्या होगा कि एक कोई सामान है, अब ये क्या हो गया, हमारे लिए बेकार हो गया, लेकिन दूसरे को हम दे दें या हम इसका दोबारा से इसी का इस्तेमाल कर लें, तो ये रीयूज़ कहलाएगा। उम्मीद है ये चैप्टर यहाँ आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही शॉर्ट में है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं कराया गया। पूरा चैप्टर 20 मिनट में है, तो करें इसको, पढ़ें एक बार, देखें पूरा एंड तक वीडियो को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करें, अगर समझ में आई हो कुछ भी चीज़ें, अगर ये किसी भी तरह से आपको बेनिफिट कर रहा हो ये लेसन, ये वीडियो, तो आप इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।